हेलो स्टूडेंट्स, पॉल सर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ सिलोजिज्म का पार्ट 2, जिसमें पॉसिबिलिटीज रहेंगे। परंतु ध्यान रखिएगा कि अगर आपने पहला पार्ट मेरा सिलोजिज्म का नहीं पढ़ा है तो ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाला। इसलिए आप पहला पार्ट जरूर पढ़िए और उसके बाद फिर ये सिलोजिज्म का पार्ट 2 जो है पॉसिबिलिटी से रिलेटेड, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना, क्योंकि उसमें आपका बेस तैयार किया है मैंने। अब मैं बेस के आगे आपको थोड़ा एडवांस लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस ऑफिसर्स के एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। तो पॉसिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और थोड़े से कंक्लूजन को चेंज किया जाता है। देखिए, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एटलीस्ट, है ना, ये पॉसिबिलिटीज, तो इस टाइप के जो वर्ड्स रहते हैं, है ना, उनका उपयोग किया जाता है, जिसको आप आराम से मेरे समझाने के बाद आप बना सकेंगे और ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, मुझे ये उम्मीद है। और अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो हम लोग चालू करने जा रहे हैं सिलोजिज्म पार्ट 2, पॉसिबिलिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो हम देखें कि ये ऑल काइट्स आर बर्ड्स दिया हुआ है। तो पहले हम लोग एक नॉर्मल वेन डायग्राम बनाएंगे, जैसा हमने पिछले सिलोजिज्म पार्ट 1 में बनाया था वैसा बनाएंगे। उसके बाद हम पॉसिबिलिटी से रिलेटेड वेन डायग्राम बनाएंगे। देखिएगा, दोनों में थोड़ा सा अंतर रहेगा और आपके दिमाग के रेंज को आपको बढ़ाना होगा। तो चलिए देखिए, ऑल काइट्स आर बर्ड्स अगर बोल रहा है तो ये हम काइट्स लेंगे, ये काइट्स हुआ, और ये पूरा का पूरा जो काइट है वो क्या है, बर्ड है, ये बर्ड है। और उसके बाद बोल रहा है नो बर्ड्स आर एनिमल। चलिए, कोई भी बर्ड क्या नहीं है, एनिमल नहीं है, ये एनिमल हुआ। फिर बोल रहा है ऑल एनिमल्स आर क्लाउड, तो ये ऑल एनिमल्स आर क्लाउड। अब ये हम नॉर्मल वेव डायग्राम बनाए, जिसमें हमने आपको बताया था कि एनिमल का जो है वो बर्ड के साथ पंगा है, मतलब इन दोनों का रिलेशन बिल्कुल नहीं है। परंतु क्लाउड का रिलेशन जो है वो इन दोनों से आइदर और में बन सकता है। ये तो एक नॉर्मल हुआ जो मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया था। तो चलिए अब हम इसमें पॉसिबिलिटी को भी देखते हैं दूसरे डायग्राम को बना करके। तो देखिए, काइट्स के लिए मैं के लिख रहा हूं और बर्ड्स के लिए बी लिख रहा हूं, और ये एनिमल्स के लिए ए लिख रहा हूं। अब क्लाउड की बारी आती है। तो देखिए, क्लाउड जो है, ये क्लाउड एनिमल का कुछ पार्ट, एनिमल का पूरा पार्ट लेकर के बैठा हुआ है। परंतु ये जो क्लाउड पूरा पार्ट लेके बैठा हुआ है, तो ये संभावनाओं में ये पूरा का पूरा इसको घेर सकता है। एनिमल तो उसके अंदर है ही, परंतु क्लाउड जो है उसका घेरा संभावनाओं में पूरा आ सकता है। मतलब अगर ये कहा जाएगा ऑल काइट्स ब्लिंक क्लाउड इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सभी काइट जो है वो क्लाउड होने की संभावना है? तो है। ठीक उसी प्रकार से ऑल बर्ड्स बीइंग क्लाउड इज अ पॉसिबिलिटी, तो सही है, क्योंकि संभावनाओं में क्लाउड जो है चारों तरफ घूम सकता है। परंतु यदि ये कहा जाए कि ऑल क्लाउड्स बीइंग बर्ड इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये गलत होगा, या ऑल क्लाउड्स बीइंग काइट इज अ पॉसिबिलिटी, तो गलत होगा, क्योंकि क्लाउड के अंदर में एनिमल का कुछ भाग है जो कि पूरी तरीके से बर्ड्स या काइट्स नहीं है। तो ये जो एनिमल है ये बर्ड और काइट के अंदर में किसी भी तरीके से नहीं घुस सकता। तो क्लाउड का जितना है
हिस्सा एनिमल लेके बैठा है वह कभी भी इस तरफ नहीं आएगा। इसीलिए ऑल क्लाउड्स बीइंग बर्ड्स या ऑल क्लाउड्स बीइंग काइट इज अ पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं होगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो चलिए अब हम देखें कि कंक्लूजन क्या बोल रहा है। बोल रहा है एटलीस्ट सम बर्ड्स आर क्लाउड। तो एटलीस्ट सम बर्ड्स आर क्लाउड, यहां पॉसिबिलिटी वर्ड को यूज नहीं किया है। तो हम नॉर्मल वे पे ध्यान देंगे। तो नॉर्मल वे पे बर्ड्स जो है वो क्लाउड के साथ तभी मिल सकता है जब आइदर और की स्थिति बनेगी, है ना। तो आइदर और की स्थिति यहाँ पर नहीं बन रही है, केवल एटलीस्ट का मतलब ही होता है सम। तो सम बर्ड्स आर क्लाउड ये पॉसिबल, ये तभी हो सकता था जब इसके साथ लिखा जाता कि नो बर्ड्स आर क्लाउड, तब जाकर के दोनों आइदर और क्रिएट करते। तो यहाँ पर वो आइदर और की पॉसिबिलिटी खत्म हो चुकी है। परंतु दूसरा क्या लिखा है, ऑल क्लाउड्स बीइंग बर्ड्स आर पॉसिबिलिटी। मैंने अब भी थोड़ी देर पहले ही बताया कि काइट और बर्ड्स जो है वो पूरे के पूरे क्लाउड्स हो सकते हैं, परंतु पूरा का पूरा क्लाउड जो है वो बर्ड्स या काइट्स नहीं हो सकता। इसीलिए पहला भी गलत हुआ और दूसरा भी गलत हुआ। तो जब दोनों के दोनों गलत होते हैं तो आपका आंसर मिलता है डी, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। यदि पहला फॉलो करेगा तो ए, केवल दूसरा फॉलो करेगा तो बी, आइदर और की स्थिति होगी तो सी, यदि दोनों गलत होंगे तो डी और दोनों सही होंगे तो ई। तो यहां पर हमारा आंसर जो बना वो बना डी, कि दोनों के दोनों फॉलो नहीं कर रहे हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसका स्टेटमेंट क्या बोल रहा है ये देखें। ऑल मिरर्स आर वुड्स, ऑल मिरर्स, ऑल मिरर्स आर वुड्स। ये हुआ। अब इसमें सेकेंड पार्ट बोल रहा है, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है सम स्टील आर वुड्स। तो ये सम स्टील आर वुड्स, तो ये हमने एक नॉर्मल वेन डायग्राम बनाया जिसमें ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि मिरर और स्टील मिलकर के आइदर और क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ नॉर्मल वेन डायग्राम की बात। परंतु जब हम इसको पॉसिबिलिटी के अंतर्गत में लाएंगे तो हमारे दिमाग का दायरा थोड़ा हमको वृहत करना रहेगा। देखिए हम पॉसिबिलिटी का कैसा बनाते हैं। ये हुआ मिरर और ये हुआ वुड्स। अब ये जो स्टील कुछ पार्ट लेकर के है, ये पूरा का पूरा मिरर को भी घेर सकता है, क्योंकि वह अंदर में कितने दूर तक है स्टील ये नहीं पता। तो ये पॉसिबिलिटी में पूरा मिरर को ले सकता है, कुछ मिरर को ले सकता है। यदि बोलेगा कि ऑल मिरर्स बीइंग स्टील इज अ पॉसिबिलिटी तो सही है। अगर बोलेगा कि सम मिरर इज अ स्टील इज अ पॉसिबिलिटी तो सही है। और यदि बोलेगा नो मिरर्स आर स्टील इज अ पॉसिबिलिटी तो भी सही, क्योंकि संभावनाएं 3 बन रही है। पहली संभावना बन रही है कि इन दोनों को नहीं जुड़ेंगे, दूसरी संभावना रहेगी कि कुछ पार्ट स्टील और मिरर का जुड़ेगा, और तीसरी संभावना बन रही है कि पूरा का पूरा मिरर स्टील के अंदर आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, पॉसिबिलिटी में जब आएगा तो अपने दिमाग का रेंज अपने को बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा। तो देखिए पहला कंक्लूजन बोल रहा है कि नो स्टील इज अ मिरर, नो स्टील इज अ मिरर इज अ पॉसिबिलिटी। सही है, मैंने आपको बोला था कि 3 रास्ते खड़े हो रहे हैं कि भाई कोई भी स्टील मिरर होने की संभावना नहीं है, कुछ स्टील की मिरर होने की संभावना है, सभी मिरर की स्टील होने की संभावना है। तो पहला वाला सही हो गया। फिर दूसरा बोल रहा है ऑल वुड्स कैन नेवर बी स्टील। तो भाई कुछ वुड तो स्टील है, तो ऑल वुड कैन नेवर बी स्टील ये तो बिल्कुल भी गलत हो गया, क्योंकि हमको स्टेटमेंट को हमेशा सत्य मान के चलना है। इस प्रकार से
यहाँ पर पहला सही हुआ और दूसरा गलत हुआ, ऐसी स्थिति में हमारा आंसर होगा ए, इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। तो इसका हम आंसर लेंगे ए। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जिसके स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। सम फोर्सेस आर एनर्जी। तो देखिए ये फोर्सेस हुआ, और इसका कुछ पार्ट एनर्जी है। फिर सेकंड स्टेटमेंट बोलता है ऑल एनर्जीज आर पावर। चलिए ये हम इस प्रकार से ऑल एनर्जीज आर पावर। फिर बोल रहा है ऑल पावर्स आर स्ट्रेंथ। ऑल पावर्स आर स्ट्रेंथ। अब ये हमने नॉर्मल वे पे बनाया, इसमें हमने पॉसिबिलिटी वाली अभी डायग्राम नहीं बनाया है। इसमें क्या होगा कि सभी एनर्जी पावर हैं और सभी पावर स्ट्रेंथ है, तो सभी एनर्जी भी स्ट्रेंथ होंगे। और ऑल का रिवर्स कभी ऑल नहीं होता। अगर ऑल एनर्जीज आर पावर हैं तो ऑल पावर्स आर एनर्जी कभी नहीं होगा। ऑल पावर्स आर स्ट्रेंथ है तो सभी स्ट्रेंथ पावर नहीं होंगे। हाँ, फोर्सेस जो है, जो एनर्जी के साथ था, अब सम फोर्सेस आर पावर और सम फोर्सेस आर स्ट्रेंथ हो जाएंगे। अब चलिए हम इसको पॉसिबिलिटी के साथ बनाते हैं कि ये फोर्सेस के लिए मैं F ले रहा हूं। ये कुछ फोर्स का पावर पोर्शन जो है वो एनर्जी के साथ है। अब ये जो पावर एनर्जी का पूरा हिस्सा लेकर के है, ऑल एनर्जीज आर पावर, तो ये पॉसिबिलिटी में पूरा का पूरा इसको ले सकता है पावर, क्योंकि ये क्या नाम है, एनर्जी का इतना ही हिस्सा लेगा जरूरी नहीं है, वह फोर्सेस को भी पूरा घेर सकता है संभावनाओं में, पॉसिबिलिटीज में। ठीक उसी प्रकार से स्ट्रेंथ भी जो है वो पूरे के पूरे को घेर सकता है संभावनाओं में। अगर ये बोला जाएगा कि ऑल फोर्सेस बीइंग पावर इज अ पॉसिबिलिटी तो सही है, ऑल फोर्सेस बीइंग स्ट्रेंथ इज अ पॉसिबिलिटी तो भी सही है। तो चलिए अब हम इसके कंक्लूजन को देखें। ऑल फोर्सेस बीइंग पावर इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए पॉसिबिलिटी वाला जो मैंने डायग्राम बनाया है उसमें फोर्सेस जो है वो पूरे के पूरे पावर होने की संभावना है। ऑल फोर्सेस बीइंग पावर इज अ पॉसिबिलिटी, तो बिल्कुल सही है ये। फिर बोलता है ऑल पावर्स आर एनर्जी। तो मैंने आपको बोला था कि ऑल का रिवर्स ऑल नहीं होता। अगर ऑल एनर्जीज आर पावर है तो सभी पावर एनर्जी नहीं होते। जिस प्रकार से कि सभी भिलाई छत्तीसगढ़ है तो पूरा छत्तीसगढ़ भिलाई नहीं होता, सभी भोपाल मध्य प्रदेश है तो पूरा मध्य प्रदेश भोपाल नहीं होता। यानी ऑल का रिवर्स ऑल नहीं होता, सम होता है। तो उस प्रकार से ये दूसरा वाला जो है ये गलत हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि हमको पहला स्टेटमेंट, पहला कंक्लूजन सही मिला है, इसलिए इसका आंसर बन जाएगा ए। चलिए अब हम आते हैं अगले स्टेटमेंट में, जो कि क्वेश्चन 4 और 5 के लिए एक ही स्टेटमेंट दिया गया है, परंतु क्वेश्चन 4 में कंक्लूजन अलग है और क्वेश्चन 5 में भी कंक्लूजन अलग है। तो अपने डायग्राम तो एक ही बनने हैं, एक नॉर्मल एक पॉसिबिलिटी के साथ। तो देखिए सम काउज आर फील्ड, सम काउज आर फील्ड, ये काउ है और ये फील्ड है। सम काउज आर फील्ड्स।
अब सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है ऑल विलेजेस आर फील्ड, तो विलेज इसके अंदर है और ये पूरा का पूरा फील्ड है। फिर बोल रहा है ऑल काउज आर क्रॉप्स, ये काउज है और ये क्रॉप्स है। अब हम आगे देखें, ये तो हुआ नॉर्मल, हमने वेन डायग्राम बनाया जिसमें विलेज काउ और क्रॉप्स के साथ आइदर और क्रिएट कर सकता है। परंतु पॉसिबिलिटी में हमको थोड़ा सा आगे रेंज का सोचना पड़ेगा। तो काउ जो है, क्योंकि अब यहां सी नहीं ले सकता, काउ और क्रॉप दोनों सी हैं, इसलिए मैंने काउ ही रखा है इसको, और काउ के साथ ये जो फील्ड है और ये जो विलेज है, यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी रह सकता है। अगर बोलेगा कि ऑल विलेजेस आर काउ इज अ पॉसिबिलिटी तो भी सही है, अगर बोलेगा कि नो विलेज इज काउ इज अ पॉसिबिलिटी तो भी सही है, क्योंकि दोनों संभावनाएं हैं कि विलेज जो है वो काउ के अंदर भी घुस सकता है और बाहर भी रह सकता है। अब हम आते हैं क्रॉप्स। तो ये जो क्रॉप्स है ये पूरा का पूरा इनको घेर सकता है, किसमें? पॉसिबिलिटी में, है ना। तो क्रॉप्स के साथ दोनों संभावना है। अगर बोलेगा कि नो क्रॉप्स आर विलेज इज अ पॉसिबिलिटी तो भी सही है, ऑल विलेजेस आर क्रॉप्स आर अ पॉसिबिलिटी तो भी सही है, अगर बोलेगा ऑल फील्ड्स आर क्रॉप्स इज अ पॉसिबिलिटी तो भी सही है। तो चलिए हम देखते हैं अब कंक्लूजन क्वेश्चन नंबर 4 के। सम फील्ड्स आर नॉट क्रॉप्स, तो सम फील्ड्स आर नॉट क्रॉप्स, तो ये गलत हो गया, क्योंकि अगर ये बोला होता नो काउ इज विलेज तब ये सही होता कि सम फील्ड्स आर नॉट क्रॉप्स, तो यहां पर ये गलत हो गया। फिर दूसरा बोल रहा है ऑल विलेजेस आर क्रॉप्स इज अ पॉसिबिलिटी, तो ऑल विलेजेस आर क्रॉप्स इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही है। तो यहां पर भी दूसरा कंक्लूजन आपका सही है, पहला कंक्लूजन गलत हो गया है, इसीलिए आंसर बनेगा बी। देखिए इफ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज देन आंसर इज बी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो बोल रहा है नो काउ इज विलेज इज अ पॉसिबिलिटी, तो नो काउ इज विलेज इज अ पॉसिबिलिटी सही है। मैंने आपको बोला था कि विलेज काउ के अंदर भी आ सकता है, बाहर भी रह सकता है, दोनों संभावनाएं हैं। तो नो काउ इज विलेज इज अ पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। उसके बाद बोल रहा है सम क्रॉप्स विच आर काउस, यानी क्रॉप का जो भाग जो काउज में है, ये पोर्शन आर नेसेसरीली फील्ड, बिल्कुल सही कि वह निश्चित रूप से फील्ड है। काउ का जो हिस्सा क्रॉप के अंदर आता है वह निश्चित रूप से फील्ड है, ये भी बिल्कुल सही है। तो अब ये देखिए कि क्वेश्चन नंबर 5 के कंक्लूजन में दोनों के दोनों सही हो रहे हैं, दोनों कंक्लूजन सही हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। ऊपर देखिए इफ 1 and 2 बोथ फॉलोज, तो दोनों फॉलो हो रहे हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7, जिसके लिए स्टेटमेंट एक दिए हुए हैं, पर क्वेश्चन 6 के कंक्लूजन अलग है, क्वेश्चन 7 के कंक्लूजन अलग है, पर उनके स्टेटमेंट एक समान है। तो चलिए हम देखते हैं क्या लिख रहा है स्टेटमेंट में। ऑल सैंडल्स आर बैनियंस, तो यहां पर ये सैंडल हुआ, जो कि पूरा का पूरा क्या है? बैनियंस है।
फिर बोल रहा है नो पेपर इज बेसिल। फिर तीसरे में आ जाए हम लोग कि जब कभी भी आपको कोरिलेटेड दूसरा नहीं मिलेगा तो आप तुरंत तीसरे पे आइएगा। सम पेपर्स आर बैनियन। तो देखिए सम पेपर्स आर बैनियन। अब सेकंड में आते हैं नो पेपर्स आर बेसिल। इस प्रकार से ये नॉर्मल वे पे बना है ना। तो इसमें पॉसिबिलिटी में क्या क्या आ सकता है ये भी जरा सा हम देख सकते हैं कि पेपर जो पोर्शन है ये सैंडल इसके अंदर पूरी तरीके से प्रवेश कर सकता है। जैसे ये सैंडल है और ये बैनियंस है, तो ये पेपर जो है इसको पूरी की तरीके से घेर सकता है, यानी कि ऑल सैंडल्स बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी में सही है। अब ये जो बेसिल है जो कि यहां पर बैठा हुआ है, ये पॉसिबिलिटी में इधर घुस सकता है, पेपर की तरफ नहीं जाएगा, परंतु ये बेसिल्स जो है ये उसको बिना टच किए पॉसिबिलिटी में इसके अंदर जा सकता है। परंतु ध्यान रहेगा, एक बात और आपको ध्यान देना है कि बैनियन का जो हिस्सा पेपर के पास चला गया है, ये कुछ पोर्शन बैनियन का है जो कि पेपर के पास चला गया है, ये पोर्शन कभी भी बेसिल नहीं बनेगा। यदि अगर बोलेगा कि सम बैनियंस आर नॉट बेसिल तो सही मानना है अपने को, परंतु अगर बोलेगा कि सम बेसिल्स आर नॉट बैनियन या सम बेसिल्स आर नॉट सैंडल तो ये गलत होगा, क्योंकि बेसिल पूरा पूरा इनके अंदर घुस सकता है पॉसिबिलिटी के अंदर में, वो पेपर से दूर रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, अब ये बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं हम लोग कि ऑल बैनियंस आर बेसिल इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल बैनियन बीइंग बेसिल इज अ पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकता, क्योंकि बैनियन का कुछ भाग पेपर के पास चला गया है और पेपर जो है पूरा का पूरा बेसिल नहीं है। जब पूरा का पूरा पेपर ही बेसिल नहीं है और जितना पार्ट वो बैनियन का लेके बैठा है, बैनियन का उतना पार्ट कभी भी बेसिल की तरफ नहीं जाएगा। इसीलिए पहला कंक्लूजन गलत हो गया है कि ऑल बैनियंस आर बीइंग बेसिल इज अ पॉसिबिलिटी। फिर दूसरा बोल रहा है सम बेसिल्स आर नॉट सैंडल, तो सम बेसिल्स आर नॉट सैंडल गलत होगा। सम बैनियंस आर नॉट बेसिल बोलता तो सही होता, तो बेसिल तो पूरा इधर आ सकता है, इसीलिए दूसरा भी हमारा कंक्लूजन गलत हुआ। और जब दोनों कंक्लूजन गलत होते हैं तो आंसर होता है डी, नाइदर वन नॉर टू फॉलोस। अब हम आते हैं कंक्लूजन 7th नंबर के क्वेश्चन के कंक्लूजन में, जिसका स्टेटमेंट यही है परंतु कंक्लूजन बदल दिए गए हैं। देखिए सम पेपर्स आर नॉट सैंडल इज अ पॉसिबिलिटी, तो पेपर का कुछ भाग जो है वो सैंडल होने की संभावना है? पेपर का कुछ भाग सैंडल होने की पूरी संभावना है, यहां तक कि सैंडल तो पूरा का पूरा पेपर में भी जा सकता है, तो सम बोला है तो डेफिनेटली ट्रू है। नो बेसिल्स आर बैनियंस, तो नो बेसिल्स आर बैनियन आप कंफर्म नहीं बोल सकते, है ना, क्योंकि बेसिल जो है वो बैनियन के साथ आइदर और भी क्रिएट कर सकता है, बेसिल पूरा का पूरा बैनियन के अंदर भी जा सकता है। इस प्रकार से ये कंक्लूजन हमारा गलत हुआ, तो यहां पर केवल कंक्लूजन 1 सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो आपने हमारे कुछ क्वेश्चन के सहारे ये समझा कि पॉसिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, या एटलीस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। जब
कंक्लूजन उटपटांग आने लग जाए, पॉसिबिलिटी से रिलेटेड हो या उससे थोड़े से और इधर उधर हट के एटलीस्ट वगैरह देता हो, तो उस स्थिति में हमें कैसे क्वेश्चंस को बनाना है, इजीली बनाना है। तो इसके बेसिक्स को आप अच्छे से समझ गए होंगे, परंतु मैंने जैसे आपको बताया कि पॉसिबिलिटी के पहले आपको मेरा पहला वाला सिलोजिज्म का पार्ट जरूर पढ़ना होगा, जरूर सुनना होगा, जिससे कि आप पूरे बेसिक को समझेंगे। उसके बाद इस पॉसिबिलिटी को अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए, मेरी क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब तो करिए, और हम आपके लिए क्लासेस चलाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं। अब हमारी क्लासेस आगे जाकर के ऑफलाइन भी चालू होंगी, पर अभी आप हमारे शहर से बहुत दूर हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में आइए, ट्रायल क्लास लीजिए और हमको इस नंबरों पे फोन नंबर या व्हाट्सएप कर सकते हैं ट्रायल क्लास लेने के लिए। तो हम आप सभी को आने वाली परीक्षाओं के शुभकामना के साथ यही विराम करते हैं।